नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपकी पुस्तक हिंदी का तीसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा जो आपका एक व्यंग्य है, वो व्यंग्य हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग्य लिखा है, बस की यात्रा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य एक लेखक द्वारा या हमारे किसी द्वारा किसी बात को, समाज के अंदर कोई कुरीति है या फिर समाज के अंदर कोई समस्याएं चल रही हैं या लोगों की जो सोच हैं, उस सोच के ऊपर किसी प्रकार की बात हमको कहनी है जब, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस बात को हंसी मजाक के अंदर कहना। ऐसी हंसी मजाक के अंदर उस बात को हम लोग कह देते हैं और उससे अगले को गुस्सा भी नहीं आए और अपनी बात को भी कह लें। तो इस तरह की जो लेखन विद्या होती हैं, उसके द्वारा हम लोगों को अपनी जो है विचार हैं, उन लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो बिल्कुल हंसी मजाक में हम लोग उनको काफ़ी बातें समझा देते हैं, तो उसको व्यंग्य क्या गए। तो आज हम लोग ये व्यंग्य आपका पढ़ेंगे, बस की यात्रा। ठीक है ना। शुरू करते हैं फिर इस पाठ को। देखिए, हम लेसन शुरू करते हैं। पाठ के अंदर लेखक क्या क्या बातें बताते हैं, किस प्रकार का व्यंग्य वो कंपनी के ऊपर करते हैं, देखिए उस बस के ऊपर करते हैं। हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे पर बाद मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लेखक में से कुछ लोग थे, उनको सुबह दो लोगों को सुबह जल्दी काम पर जाना था, इसलिए उनके लिए ये बस ही सबसे उचित थी वहाँ पहुँचने के लिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लोगों ने पूछा लेखक ने क्या कि रास्ते में डाकू मिलते हैं, इसलिए शाम वाली बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने कहा नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, ये बस डाकिन है। अब बस डाकिन कैसे हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बस किस स्थिति के अंदर बस जर्जर हैं। आप देखिए बस किस प्रकार, बस को डाकिन क्यों कहा गया है। आप भी बस की स्थिति को देखकर बता सकते हैं कि बस को डाकिन क्यों कहा गया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब काफ़ी बूढ़ी थी वो। बस काफ़ी पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। बस के ऊपर देखो कितनी खरोंचें आई हुई, कितनी प्रकार की खरोंच है और कितनी प्रकार टूटी हुई है बस। इसलिए वो बोलते हैं कि सदियों का अनुभव के निशान लिए हुए हैं। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था में इसे कष्ट नहीं हो, इसलिए लोग इस बस में सफ़र करना नहीं चाहते। ये बस पूजा करने योग्य थी, पर उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब देखो कवि व्यंग्य कर रहा है कि ये बस तो पूजा करने योग्य है, मतलब इसको अब ये काम के योग्य, इसके अंदर बैठने योग्य नहीं है, इसलिए कवि उसके ऊपर व्यंग्य करता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस में सवार थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है क्या? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, आप अपने आप चलती हैं यह? तो लेखक ने उन्होंने कहा हाँ जी, और कैसे चलेगी। अब लेखक ने पूछा कि अपने आप भी चलती क्या? तो कंपनी के जो हिस्सेदार साहब हैं, पार्टनर साहब, उन्होंने कहा हाँ जी, अपने आप नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस भी अपने आप चलती है। लेखक ने कहा देखो, लेखक कह रहा है गजब हो गया, ऐसी बस भी अपने आप चलती है। अच्छा ठीक है, आगे देखो। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी हैं। अब उसमें से एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने कहा आप लोग डरे नहीं, बस अनुभवी हैं, आपको कुछ नहीं होगा। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है। नई नई बसों का क्या विश्वास, ये तो बहुत पुरानी है, तो विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बस पुरानी है तो हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। अब आगे देखिए बेटा, हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जैसो जो लोग लेखक को छोड़ने के लिए आए थे वो लोग इस प्रकार से उन पांचों लोगों को देख रहे थे जैसे उनको अंतिम विदा दे रहे हो कि आपकी जीवन लीला अब समाप्त होने वाली। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अब लेखक कह रहा है, उनकी आंखें ऐसे कह रही थी कि जैसे जो आया है वो तो जाएगा ही एक दिन, ठीक है ना। जैसे राजा रंक फकीर, राजा हो या रंक हो या फकीर हो, गरीब हो फकीर हो राजा हो कुछ भी हो, जिसको जो आया है इस दुनिया में उसको तो एक बार जाना ही है, ठीक है ना। ये बातें जैसे उनकी आंखें कह रही है जो छोड़ने आए हैं उनकी। आगे देखिए क्या होता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब कोई साधन चाहिए कूच करने के लिए। कूच कहाँ, अब कोई साधन, कूच का मतलब साधन, कहीं जाने के लिए साधन। तो अब देखो भगवान के लिए जाने के लिए कोई साधन हो, ऐसा लेखक मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आदमी को कूच करने के लिए कोई निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब साधन, कहीं पहुँचने के लिए। देखो अब आगे क्या होता है। देखो बस स्टार्ट होती हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बच्चे थे उनसे हमें बचना था। देखो क्या बोल रहे, बस के अंदर कांच हैं वो बहुत कम थे और जो कांच बचे हुए कांच थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि कांच पूरी बस खड़खड़ करने लग गई थी जैसे स्टार्ट हुई। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन हो। बस की पूरी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे लेखक को लग रहा था जैसे पूरा बस ही क्या हो, इंजन हो। ये देखो बस की अंदर से स्थिति देखिए आप लोग, सीट पे बैठे हैं लेखक। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। सचमुच अब बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1923 के अंदर, उस समय शायद ये बस जवान रही होगी। उस समय नई नवेली थी, लेकिन ऐसा लेखक अपने मन में विचार करते हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। जैसे आप देखो असहयोग आंदोलन के अंदर सब लोग अंग्रेज़ों के जो विचार थे उनकी जो अंग्रेज़ों से असहयोग कर रहे थे, उसी प्रकार बोल रहे हैं कि बस का एक एक हिस्सा अंग्रेज जो है एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था उस समय, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे उसमें दांडी मार्च वगैरह हुआ था, हमने विनय के साथ में उनकी जो है आज्ञाओं का पालन नहीं किया था, ठीक है ना। अवज्ञा की थी उनकी आज्ञाओं का अंग्रेज़ों की। तो उस समय के आंदोलनों की बात इसमें की गई है। शायद उस समय आंदोलन की बस रही होगी, इतनी पुरानी बस के बारे में बताया गया। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था कि जो सीटें थी उसका जो गाड़ी की बॉडी है उसके बीच में असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। अब पूरी बस के अंदर सीटें इधर उधर हो रही है। कभी कभी लेखक को ऐसा लगता था कि अब गाड़ी की बॉडी को छोड़कर सीट आगे निकल गई है। कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखो कितनी खतरनाक बस है कंपनी की, ठीक है ना। और हिस्सेदार साहब भी इस बस में शामिल है, कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, पार्टनर है, वो भी इस बस में शामिल है। और बस की स्थिति आप लोग देखिए किस प्रकार की है। तो कभी ना इस बस के ऊपर व्यंग्य क्या है कि आप लोगों के लिए जो है बस एक सफ़र करने के लिए होता है, तो देखिए ये सफ़र लोगों के लिए कितना घातक हो सकता है। इस प्रकार का कभी जो हंसी मजाक के अंदर ये सारी बातें उस बस के बारे में कहना चाहता है और हिस्सेदार साहब को समझाना पड़ता है कि कितनी रिस्क से आप लोगों को इस बस के अंदर सफ़र करवाते हैं कि इसमें लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार का व्यंग्य इसके अंदर किया गया कि ऐसी बसें हमें नहीं चलानी चाहिए। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती हैं।
अब देखो हरिशंकर परसाई जी क्या व्यंग्य कर रहे हैं कि जब जो है पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ तो लेखक ने बाल्टी में पेट्रोल डाल के उस टंकी के अंदर डालने लगे। तो अब लेखक सोच रहे थे कि मुझे लगेगा कि अब क्या करेगा कि हिस्सेदार साहब जी क्या करेंगे, इंजन को गोद में लेंगे और फिर इसके अंदर जो नली डालकर उसको पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ एक बच्चे को दूध पिलाती हैं शीशी में, वैसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का व्यंग्य किया कि देखो बस की कितनी ख़राब हालत है, फिर भी कंपनी के हिस्सेदार कंपनी है इस बस को चलाती हैं और लोगों की जान को जोखिम में डालती हैं। आगे देखिए बेटा, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ पेड़, हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। आगे देखिए, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता का मतलब उसके अंदर डुबकी लगा जाएगी। अब देखो बहुत प्रकृति का बहुत आनंद बस के अंदर आता है जब हम बस के अंदर सफ़र करते हैं। और इस बस के अंदर जब प्रकृति दिख रही थी, हमें पेड़ पौधे हरे भरे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन लेखक को हर पेड़ पौधा अपना दुश्मन नज़र आ रहा था। क्यों दुश्मन नज़र आ रहा था? लेखक को लगा कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा गई तो हमारा क्या होगा। और झील आती, कोई तालाब आता, झील आती तो लेखक सोचता कि कहीं इसके अंदर गोता ना लगा जाए, इसके अंदर कहीं डुबकी न लगा दे, ठीक है ना। तो ये भी लेखक को डर था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास हैं जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। ये बोलते हैं कि ये तो कोई इत्तेफाक की बात है, बस तो अपने आप चलती है, सॉरी बस तो फर्स्ट क्लास है सर। फिर क्या होता देखो, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बस पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत का मतलब इसकी मौत हो गया होता तो बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ती। यहाँ बियाबान का मतलब होता है जंगल। इस जंगल के अंदर इसकी अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ता। लेखक अपने आप पे ग्लानि महसूस कर रहा था, अपने आप को मतलब कोस रहा था लेखक कि हम लोग किस बेचारी बस के ऊपर जो इतनी बूढ़ी हैं, ये तो श्रद्धा योग्य हैं, ठीक है ना, पूजा करने योग्य, ऐसी बस के ऊपर हम बैठ के आए हैं। इसलिए लेखक को अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी, ठीक है ना, ग्लानि हो रही थी बेचारा। अब वो कहते हैं कि अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत का अंदर इसकी मौत हो गई तो बियाबान का मतलब इस जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब इसकी जो है अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार इसका करना पड़ेगा। तो लेखक इस प्रकार का व्यंग्य कर रहे हैं बस के ऊपर। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ अब देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा का मतलब वो बस, जो बूढ़ी बस है, उसकी आंखों की ज्योति मतलब उसकी लाइटें अब बंद होने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। जो बसें गाड़ियाँ आती पीछे तो क्या करती, अपनी जो बस है कंपनी की वो इस साइड में खड़ी हो जाती और बसों को जैसे ऐसे बोल रही हो कि बेटिया तुम साइड में से निकल जाओ, अब हमारी उम्र नहीं रही, अब तेज़ चलने की हमारी उम्र नहीं, ऐसा कह रही है शायद लेखक, ऐसा व्यंग्य कर रहे हैं उसके ऊपर। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ अपनी पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। पहली बार से उसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा। आगे देखिए, वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं।
उत्सर्ग का ऐसा उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। ये ऐसा उत्सर्ग जो हिस्सेदार साहब दे रहे, वो जानते हैं कि बस कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसके अंदर दुर्घटना हो सकती है, फिर भी देखो ऐसे उत्सर्ग की भावना, ऐसे बलिदान की भावना बहुत दुर्लभ देखी जाती हैं। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि कवि ने सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बोल रहे हैं कि ये जो बलिदान देना चाहता है व्यर्थ के अंदर, बस को ठीक नहीं करा के, इस बस की स्थिति ऐसी स्थिति होकर भी इसके अंदर बैठ रहा है, तो इसके जो बलिदान है वो व्यर्थ जा रहा है। इसको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए थे काफ़ी, ताकि इनका जो बलिदान है वो काम आ जाए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते कि ये महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखो कवि किस प्रकार का व्यंग्य कर रहे हैं कि हिस्सेदार साहब ने एक बस का टायर नहीं बदला, ठीक है ना, उसके बदले में अपनी जान दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि उनकी जान अगर चली जाती तो भगवान भी बाहें पसार कर, ठीक है ना, दोनों हाथों से उनको गले लगाते और कहते आओ ऐसे लोगों का स्वागत है। भगवान भी उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक टायर नहीं बदला और अपना बलिदान दे दिया, ठीक है ना। तो किस प्रकार की जो बसें की जो हालत होती हैं वो यहाँ पे बताई गई कि मुनाफा कमाने के लिए रोड पे किस प्रकार की लोगों की जान को जोखिम में डालकर एक कंपनी के मालिक होते हैं वो बसें चलाते हैं। आगे देखिए बेटा, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमने पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। कि पन्ना तो क्या हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद भी लेखक ने छोड़ दी, कहीं यहीं पे हमारे प्राणांत हो जाए। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, सीधा भगवान के यहाँ प्रयाण कर जाना है। लेखक को ऐसा अनुभव हुआ। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। अब बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। इस प्रकार ये पाठ आपका ख़त्म हो गया और पाठ लिखा है, लेखक का नाम है हरिशंकर